हेलो फ्रेंड। आज हम इरिगेशन सब्जेक्ट के यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन का जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यह डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के जो फिफ्थ सेमेस्टर की एग्ज़ाम आने वाली है उनके तैयारी के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है सिंचाई। इरिगेशन को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है करेक्ट आंसर फसलों के कृषि कार्य एवं उपज हेतु कृत्रिम विधियों द्वारा जल की आपूर्ति, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सिंचाई इरिगेशन की निम्नलिखित हेतु आवश्यकता होती है। इसका करेक्ट आंसर है स फसलों को समय पर जल की आपूर्ति कर उनकी उपज में वृद्धि करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जब सिंचाई का जल नहरों में बहता है और इसे पूरे वर्ष उपयोग में लाया जाता है तो यह कहलाती है, क्या कहलाती है? पूरे वर्ष उपयोग में लाया जाता है, इसलिए बारहमासी हम समझ सकते हैं, बारहमासी सिंचाई यानी पेरेनियल इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जब सिंचाई जल भूमि तल के नीचे विद्यमान है तो निम्नलिखित प्रकार की सिंचाई विधि संभव होगी। आप समझ रहे हैं, जल भूमि तल के नीचे विद्यमान, तल के नीचे है तो हमें जाहिर सी बात है कि उसे लिफ्ट करना होगा, यानी उद्वहन सिंचाई। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, वह सिंचाई विधि जो नदी के जल तल से सीधा संबंध रखती है उसे कहते हैं। जल तल से सीधा संबंध यानी जो नदी के जल तल है ना उससे सीधा संबंध रखती है, इसका मतलब बाढ़ सिंचाई, जो कि हम बाढ़ जब जाती है तो सीधे ही नदी के तल से वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, उन क्षेत्रों में जहाँ पर अधिक ढाल, स्लोप्स एवं असम स्थलाकृति के कारण सतही सिंचाई का प्रयोग नहीं हो सकता, वहाँ पर सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि होती है। जहाँ पर सरफेस सिंचाई यानी सरफेस इरिगेशन का प्रयोग नहीं किया जा सकता तो हमें जाहिर सी बात है कि उसमें छिड़कना होगा या फिर ऐसे स्प्रिंकलर सिंचाई करनी होगी, तो आंसर होगा इसका छिड़काव सिंचाई। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है, उद्यान सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त विधि होती है। उद्यान सिंचाई, जब हम किसी गार्डनिंग की सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त होगी वो होगी कुंड यानी बेसिन सिंचाई विधि, क्योंकि बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनके लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है तो हम छिड़काव वगैरह नहीं कर सकते, तो इसके लिए कुंड बेसिन, जहाँ पर एक जगह पर हम पानी प्रोवाइड करते हैं तो वो सभी पेड़ों के यहाँ से होकर सिंचाई हो जाती है, इसलिए कुंड यानी बेसिन सिंचाई विधि परफेक्ट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8 थे, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राकृतिक यानी नेचुरल सिंचाई विधि के अंतर्गत आती है? तो इसके अंतर्गत आती है जो बाढ़ वाली सिंचाई है, इसमें कोई भी ह्यूमन पावर नहीं लगती है, वो अपने नेचुरल तरीके से सिंचाई हो जाती है, तो बाढ़ सिंचाई करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, असम जमीन में खड़ी फसल के लिए सिंचाई करने की सबसे उपयुक्त विधि है। तो असम जमीन में खड़ी फसल के लिए सिंचाई करने की सबसे उपयुक्त विधि वो है प्रोक्षक विधि यानी स्प्रिंकलर मेथड। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेतीले व नीचे ऊंचे खेत में खड़ी फसल के लिए सिंचाई की उपयुक्त विधि होगी। रेतीले व ऊंचे नीचे यानी कि वहाँ पर भी हम सरफेस इरिगेशन नहीं कर सकते, तो इसके लिए भी छिड़काव विधि उपयुक्त होगी। फलदार वृक्षों के लिए सिंचाई की सर्वोत्तम विधि है। फलदार वृक्षों के लिए सिंचाई की सर्वोत्तम विधि है, तो इसके लिए हमने वो गार्डनिंग के लिए जो बात करी थी उसी तरह बेसिन विधि, बेसिन विधि इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अधिकतम ड्यूटी वाली ज़मीन को पानी देने के लिए उचित है? तो इसके लिए जो आंसर होगा वो फर्स्ट सब सरफेस इरिगेशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सिंचाई तीव्रता को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जाता है।
इसके लिए परिभाषित किया जाता है, ब ऑप्शन इज करेक्ट, कृषि यानी कल्चरेबल एवं नर्सरी सिंचित क्षेत्र का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किसी बहुउद्देशीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा सभी, यानी कि किसी बहुउद्देशीय योजना यानी बहुत से उद्देश्य की योजना निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो ये बाढ़ का भी नियंत्रण होता है और विद्युत उत्पादन भी होता है टरबाइन द्वारा, और इसके साथ ही साथ किसानों के खेत में सिंचाई भी हो जाती है। तो उपरोक्त सभी ये बहुउद्देशीय योजना का लाभ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, जललग्नता की रोकथाम हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसके लिए हम रोकने के लिए नहर का पूर्ण सप्लाई तल यानी फुल सप्लाई लेवल को बढ़ाकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, किसी क्षेत्र की जललग्नता को दूर करने के उपाय हैं? उपाय क्या है? नहरों से रिसन को कम करके, ये भी सही है। और भूमि जलाशयों का अतिरिक्त बहाव ओवरफ्लो बढ़ाकर, यानी इसमें से कोई भी नहीं, क्योंकि जो किसी क्षेत्र की जललग्नता को दूर करने के लिए हम उसके जो पानी के अतिरिक्त बहाव को रोक कर ही कम कर सकते हैं, क्योंकि ये नहरों के रीसन को कम करके भी कम किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सिंचाई जल नहीं करता है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर है, पौधों के पोषण का कार्य करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम अधिक मितव्ययी है? आई थिंक ये इसका आंसर गलत है, क्योंकि इसकी जो हम प्रति हेक्टेयर जो कॉस्ट निकालेंगे तो वो इस 16 वाले के बहुत ज़्यादा ही आ रही है। वो वाला आंसर सही होना चाहिए था, पर इसका आंसर उल्टा है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम अधिक अमितव्ययी है, ऐसा होना चाहिए था, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता। तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, इसका आंसर होगा 60-14 वाला आंसर सही होगा। और आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से जललग्नता के प्रभाव इफेक्ट हैं? तो इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो है सामान्य जन प्रभावी वायु चक्रीकरण, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। और सामान्य जन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और ये इफेक्ट इसका अगला भी है, लवण की वृद्धि नहीं होगी। और एक फोर्थ होगा उपयुक्त सतही जल निकासी, हाँ ये भी इफेक्ट है उसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब वाला, सेकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, गलत कथन को पहचानिए। गलत कथन क्या है? अपलावन सिंचाई माइनस फसल बोने के बाद की सिंचाई, इस करेक्ट नहीं है, तो ये वाला है होगा अपना गलत कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, गेहूं की फसल को उपजाने हेतु उपयुक्त मृदा की किस्म है? दोमट मृदा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से जल आक्रमण को रोकने के लिए कौन कौन से तरीके हैं? तो जल आक्रमण को रोकने के लिए नहरों का स्थिरीकरण, हाँ, नहर के पूर्ण जल तल को नीचे करना, हाँ, जल रोक नालियों का निर्माण करना, हाँ, सिंचाई कम करना, हाँ, यानी कि सभी है। तो हम इसका करेक्ट आंसर होगा द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से सिंचाई का कौन सा लाभ है? तो बाढ़ नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा लवण सॉल्ट पौधों की वृद्धि के लिए हानिकारक है? सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा हानिकारक लवण सॉल्ट काला क्षार ब्लैक अल्काली कहलाता है? वो भी सोडियम कार्बोनेट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26,
मृदा की उपजाऊ शक्ति फर्टिलिटी कम हो जाती है यदि पीएच का मान निम्नलिखित के मध्य हो। तो वो है 8.5 से 9। ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। कोई मृदा अनुपजाऊ हो जाती है यदि उसके पीएच का मान 9 से 11 तक आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कोई जल भूमि जललग्न वाटरलॉग्ड होती है यदि रंध्र सीमा फसल का जड़ क्षेत्र संतृप्त है तब। इसका करेक्ट आंसर होगा। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। जललग्नता निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होती है। तो वो है अनुपयुक्त भूमि जल निकास और नहर प्रणाली सरीक्षण, खेतों की आवश्यकता से अधिक सिंचाई, यानी कि उपरोक्त सभी कारण से होती है। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। सिंचाई की वह विधि जिसमें मृदा सतह को नम नहीं करता कहलाती है, वो कहलाती है भूमिगत सिंचाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सिचुएशन छिड़काव सिंचाई विधि को अपनाने के लिए उपयुक्त है। तो इसमें से ये है सिंचे जाने वाले क्षेत्र की स्थलाकृति, ये तो नहीं होगा। और ब वाला है स्थल को सतही सिंचाई हेतु तैयार करना, तो उसके लिए क्यों होगा, क्योंकि हमें तो स्थिति के लिए चाहिए। तो अधिकतम ढाल, जैसे कि हम पिछली बार बात कर चुके हैं कि स्लोपी लैंड वाले के लिए छिड़काव विधि उपयुक्त होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। फसल के लिए निम्नलिखित में सबसे नुकसानदायक लवण है, वो है Na2CO3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्षेत्र उच्चता वक्र एरिया एलिवेशन कर्व निम्नलिखित को ज्ञात करने के लिए उपयुक्त है, वह है किसी ऊंचाई पर जललग्नता का क्षेत्र। थैंक यू सो मच।